बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रवीण ड्रीम टॉक में। दिल्ली इलेक्शंस का इतना क्रूशियल फेस चल रहा है, बहुत बिजी स्केड्यूल है, तो पॉडकास्ट के लिए टाइम निकालना कितना कठिन रहा? देखिए, चुनाव में हर कैंडिडेट बिजी होता है क्योंकि उसके अलग अलग शेड्यूल होते हैं और उसकी पदयात्राएं होती है, मीटिंग्स होती है। बट हर चीज़ की इम्पोर्टेंस है, इस चीज़ की भी इम्पोर्टेंस है, इसीलिए हम लोग साथ बैठे हुए हैं। प्रवीण जी, आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से सबसे पहले मैं आपके बारे में जानने की कोशिश करूंगी, फिर हम धीरे धीरे दिल्ली से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आपके अर्ली डेज से, क्या कुछ बैकग्राउंड रहा? देखिए, मैं आपको अपना अर्ली जो मेरा समय रहा है, मैं शुरुआत बताता हूँ मैंने कहाँ से अपनी की है। आपने देखा होगा कि अन्ना आंदोलन स्टार्ट हुआ था 2011 के अंदर। तो मेरे अंदर, मैं भी एक युवा था उस समय पे, एक बुजुर्ग अन्ना जी बैठे हुए थे आंदोलन पे रामलीला मैदान में। तो मुझे लगा कि यार देश को सुधारने के लिए जब अन्ना जी कुछ बैठे हुए हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उसके अंदर कुछ ना कुछ योगदान करें अपना। तो उस समय पे जो भी योगदान मुझसे हो पाया अन्ना जी के लिए, उस आंदोलन के लिए, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल के वहाँ पर दिया। उसके बाद आम आदमी पार्टी बनी, मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर बना। और एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत लोगों को नहीं पता है कि जो दामनी केस हुआ था दिल्ली के अंदर, जो पूरा हिंदुस्तान के अंदर, मैं कहता हूँ वर्ल्ड वाइड जो हुआ था, वो जहाँ पर मैं रहता हूँ महावीर किले में, उसी के पास की वो गुड़िया थी हमारी। और उसी दौरान हम लोगों ने दो वाइन शॉप होया करते थे मेरे इलाके में, घर के पास। उसके ऊपर हमने 1 महीना पूरा प्रोटेस्ट किया। हमारे पूरे इलाके की महिलाओं ने, हमारी माता बहनों ने, और पूरे प्रोटेस्ट पे मैं वहाँ पर 40 दिन वहाँ पर रहा। और उस प्रोटेस्ट के करने के बाद हमें बड़ी कामयाबी मिली उसके अंदर, और हमने वो दोनों सरकारी वाइन शॉप हमने बंद करवाई। उसमें बड़ी भूमिका मेरी थी। उस समय पे मैंने आरटीआई लगाई, और आरटीआई देखिए जिस समय पे वो ठेका खुला था, उस समय पे वहाँ के नेताओं ने गलत तरीके से एनओसी वगैरह दे के उस इलाके के अंदर ठेका खोल दिया। और ठेका खोलने के बाद जब मैंने आरटीआई लगाई तो तब मुझे जानकारी मिली कि ये तो रोड कमर्शियल नहीं है, और कमर्शियल रोड पे कोई ठेका खुल नहीं सकता। तो हमने बड़ी मेहनत करी, और उस दौरान हमें बड़ी खुशी हुई कि 40 दिन के बाद हमारे आंदोलन में हमें सफलता मिली। और जो बहुत बड़ा मुद्दा, एक हमारे यहाँ पर जो समस्याएं थी, हमारी माताएं बहनें घर से नहीं निकल पाती थी, लंबी लंबी लाइनें वहाँ पर लगती थी शॉप के ऊपर, और बहुत बुरा हाल उस समय पे होया करता था। उससे बहुत बड़ी एक मोटिवेशन भी मिला और निजात मिली लोगों को। क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी समस्या से लोगों को वहाँ पर निजात मिली, और मुझे बड़ी खुशी हुई इंटरनली कि इतने बड़े काम के अंदर हमने, हमारी छोटा सा भी योगदान अगर रहा तो उससे बड़ी मतलब बड़ा मोटिवेशन मिल रहा काम के लिए। अच्छा, अन्ना आंदोलन से पहले आपकी लाइफ क्या थी? आपने कहाँ से स्कूलिंग की? क्या कॉलेज में क्या परस्यू कर रहे थे आप? देखिए, अन्ना आंदोलन से पहले मेरी स्कूलिंग भी जनकपुरी विधानसभा में B1 में एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, मैंने वहाँ से अपनी स्कूलिंग करी। स्कूलिंग के बाद मैं बीबीए, एक IITM जो है जनकपुरी में, वहीं से मेरी बीबीए हुई 3 साल की। मैं रेगुलर कॉलेज से वहाँ पर किया। उसके बाद फिर मैं एक MNC कंपनी में बीबीए जस्ट करने के बाद ही मेरी प्लेसमेंट हो गई। तो उस प्लेसमेंट के बाद मैं वहाँ पर अपना जॉब करने लगा। एक MNC कंपनी हाउडन इंडिया के नाम से कंपनी थी, नेहरू प्लेस के अंदर। उसके बाद फिर मैं ADA ग्रुप रिलायंस के अंदर एक एज ए मैनेजर मैंने जॉब करी, और कई साल मैंने द्वारका ब्रांच में एज ए मैनेजर मैंने नौकरी करी वहाँ पर। उसके बाद मुझे मतलब लगा कि यार मुझे अपना व्यापार करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। उसके बाद मैं अपने बिजनेस के अंदर एक प्लेसमेंट का कंपनी जो है उसको मैंने काफ़ी लंबे समय रन किया। और उसी दौरान अन्ना आंदोलन भी हुआ, आम आदमी पार्टी भी हुई, और अपने व्यापार में भी मैं लगा रहा। और धीरे धीरे 2017 में बड़ा एक अलग मोड़ आया जब मैंने चुनाव लड़ा पहला अपना। प्रवीण, आपने बताया कि आप जनकपुरी में बड़े हुए, आपने यहाँ से स्कूल किया, कॉलेज किया, तो अब आप यहाँ पे विधानसभा में टिकट भी आपको मिल चुकी है। इससे पहले आप 2 बार काउंसलर भी रह चुके हैं। जनकपुरी जगह आपके लिए क्या मायने रखती है? देखिए, जनकपुरी मेरा घर है। मतलब मुझे बचपन से लेके, और आज मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ, 2 बार निगम पार्षद का मैंने चुनाव लड़ा, और जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। तो मेरे इमोशंस जुड़े हुए इस विधानसभा से, इस जनकपुरी के इलाके से। चाहे वो महावीर एन्क्लेव हो, चाहे वो सीतापुरी हो, चाणक्य प्लेस हो, या फिर वो जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर हो, C4E मार्केट हो। तो ये तमाम इलाके ऐसे हैं जहाँ मैं बचपन से आया, और बचपन से हम लोग क्रिकेट भी खेले,
और जो भी हमारा जीवन बचपन से लेके बड़े हुए हैं राजनीति में जो हुए, तो वो सारा हमारा इसी विधानसभा के अंदर हुआ है। तो बड़ा अच्छा मतलब लगता है मुझे कि इस आम आदमी पार्टी ने मतलब एक नॉर्मल से व्यक्ति को आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी विधानसभा की चुनाव लड़ने की मिली है। जब आप बीबीए परस्यू कर रहे थे, फिर आप जॉब कर रहे थे, तो उस दौरान आपको कभी लगा कि पॉलिटिक्स में आएंगे आप? नहीं, पॉलिटिक्स से तो मुझे मतलब बड़ी नाराजगी थी, और मैं ये भी कहता हूँ कि मैं आज भी पॉलिटिशियन नहीं बन पाया, और बाय डिफॉल्ट पॉलिटिशियन हूँ मैं। मतलब मेरा तो इंटरेस्ट नहीं था दूर दूर तक राजनीति से। देखो, युवाओं का मैं आज भी मानता हूँ कि युवाओं का राजनीति से हिंदुस्तान के अंदर विश्वास उठ गया है। अगर शायद अरविंद केजरीवाल जी नहीं होते, अन्ना जी नहीं होते, तो मैं आज राजनीति में नहीं होता। मतलब मैं दूर दूर तक भी नहीं सोच सकता कि मैं जब 2017 में चुनाव लड़ा था तो मुझे लगा 24-25 साल की मेरी एज थी। उस समय पे कौन सी पार्टी टिकट देती है? बीजेपी और कांग्रेस के अंदर तो इतना बड़ा कंपटीशन होता है, और इस उम्र में मतलब टिकट लेके आना, तो मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज थी। तो लोग युवा पॉलिटिक्स में आना भी चाहते हैं, बट वो आ नहीं सकते क्योंकि वहां पर इतना कंपटीशन और इतना मतलब सिस्टम है बड़ी पार्टियों के अंदर। ये सिर्फ मात्र और मात्र एक अरविंद केजरीवाल जी हिंदुस्तान के एक ऐसे नेता है जिनके वजह से युवाओं को प्रेरणा मिली कि जो व्यक्ति अच्छा करना चाहता है देश के लिए, क्योंकि दूसरी पार्टियों पे किसी को विश्वास नहीं है युवाओं को। सबको पता है कि एक पार्टी जीतती है तो दूसरी उसको वो करती है, और दूसरी भी पार्टी बेईमान है, दोनों पार्टी बेईमान थी। तो एक अरविंद केजरीवाल जी आए, उनसे ईमानदारी का एक मोटिवेशन मिला, तो हमारे से युवाओं को भी प्रेरणा मिली कि हमें राजनीति में जाना चाहिए। 2011 का जो अन्ना आंदोलन रहा वो एक टर्निंग पॉइंट था देश के लिए भी और आपके लिए भी। तो जब आपने इस मोमेंट को ज्वाइन किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले तो मुझे आज भी याद है कि मेरे फादर खुद मेरे साथ गए थे इस मोमेंट के अंदर, और हम लोग खाने की व्यवस्था जो थी, फ्रूट्स वगैरह, बिस्किट वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे खाने की, हम लोग एक टेम्पू को लोड करवा के खुद लेके गए कि यार जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, कंबल वगैरह लेके गए कि जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं उनको हमें कम से कम उनको उनके साथ हम कुछ तो मदद करें कम से कम। तो मुझे आज भी याद है, मेरे फादर भी, मेरे फैमिली के कई सदस्य मेरे साथ भी गए, और भी हमारे कॉलोनी के जो लोकल लोग थे वो भी हमारे साथ गए। तो वही थी कि बस एक सेवा करनी है। मतलब अन्ना जी जब बुजुर्ग आदमी मतलब इतनी ठंड के अंदर और वहाँ पर 24 घंटे बैठे हुए हैं, तो एक युवाओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि देश को सुधारने की जिम्मेदारी एक बुजुर्ग की नहीं है, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी थी, और वो जिम्मेदारी समझते हुए मैं आगे बढ़ा था, और वो मोमेंट से लेके आज मैं यहाँ तक मतलब पहुँचा हूँ। तो एक जज्बा सिर्फ काम का है, बाकी किसी चीज़ का जज्बा नहीं है। पॉलिटिक्स से तो मैंने आपको बताया कि मैं तो आज भी पॉलिटिशियन नहीं बन पाया। जिस वक्त आपने अन्ना आंदोलन ज्वाइन किया, आपने जैसे बताया कि उस वक्त आप लगभग 24-25 साल के थे, तो ये वो समय होता है जब लोग अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन आपने एक्टिविज्म को चूज़ किया, तो कितना रिस्क लगा और कैसे आपने, क्या आपको दिखा जो आप इसमें उतर आए? देखिए, सिर्फ एक ही चीज़ थी कि सेवा भावना था कि, और दूसरा मन में हमेशा यही रहा है कि यार देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ जिंदगी में अलग करना है। मेरा मानना है कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति वो होती है जब आप अंतिम यात्रा पे जाते हो, उसके पीछे की जो भीड़ होती है वो बताती है कि आपने जिंदगी में क्या कमाया है। तो वो कमाने के लिए मैं निकला हूँ, जिंदगी में कुछ अलग करना चाहता हूँ, लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। तो वही चीज समझ में आई है, बाकी और कुछ समझ में नहीं आया राजनीति के अंदर। 2017 में आप पहली बार काउंसलर बने, फिर 2022 में भी लोगों ने आपको अच्छे वोट से जिताया, और लोगों का कहना है, जैसे काफ़ी लोगों से जब मेरी बात हुई थी तो उनका कहना है कि हम अपना कमाते अपना खाते, चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जब बात प्रवीण की आती है तो उनका कहना होता है कि प्रवीण की बात ही कुछ अलग है। तो 3 मुख्य क्या वजह रही जो आपको सबसे डिफरेंट बनाता है? देखिए, मैं जब 2017 का चुनाव जीता जी, तो मेरे ना माइंड में एक ही चीज थी कि आज के समय पे मैं आपको बताता हूँ कि राजनीति में ना व्यक्ति की पूजा नहीं है, उसके काम की पूजा है जी। अगर व्यक्ति काम करने वाला है तो उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं, अगर नहीं है तो उसको अप्रिशिएट नहीं करते। और जब मैं काउंसलर बना तो मेरा एक ही मोटिव था कि यार 5 साल का समय मिला है और जनता ने इतना विश्वास दिया है, विश्वास किया है, तो मेरी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। उतनी कम उम्र में, यंग उम्र के अंदर मुझे जिम्मेदारी मिल गई थी। मैं 2017 में चुनाव जीता पहली बार काउंसलर का, और 2018 में यंगेस्ट लीडर ऑफ अपोजिशन में साउथ कॉर्पोरेशन का बना। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उस समय पे। मतलब सिविक सेंटर एक लीडर अपोजिशन का आज भी एक चैम्बर होता है बहुत बड़ा, जहाँ पर आपके IAS ऑफिसर,
आईपीएस ऑफिसर सारे जो आपको रिपोर्ट करते हैं, और मतलब मेरा खुद का जो पीए हुआ करता था उस समय पे एक आईएएस ऑफिसर होता था, तो बहुत बड़ा एक्सपोजर था उस समय पे। सिर्फ एक ही दिमाग में था कि यार जो ऊपर वाले ने मौका दिया ना, इसको सेवा में कन्वर्ट करना है और लोगों के लिए काम करना है। और बहुत देखिए आपदा आई एक कोरोना वाली, सब लोगों ने सुना जब कोरोना की आपदा आई कि मैंने लोगों की सेवा करनी है इस कोरोना के अंदर। मुझे आज भी याद है कि कोरोना के अंदर मैं एक भी दिन अपने घर पे नहीं बैठा, और मेरे पूरे परिवार को कोरोना हो गया, और पर मुझे ऊपर वाले का ये आशीर्वाद था कि मुझे आज तक कोरोना नहीं हुआ। जो व्यक्ति पहले दिन से और टिल कोरोना जब तक खत्म हुआ उस पीरियड के अंदर गलियों में घूम रहा है, लोगों को खाना बांट रहा है, लोगों के सैनिटाइज कर रहा हूँ घर को, और जहां पर जिसकी किसी बेचारे की मृत्यु हुई है, जिसको कोई ले जाने वाला नहीं है, उसकी मैं मदद करके लेके जा रहा हूँ। जिसको कोरोना हुआ उसको मैं हॉस्पिटल छोड़ के आ रहा हूँ। तो सब लोग उस समय कितना डरे हुए थे, आप लोग भी देखिए कितना बड़ी मतलब ये था कि यार जिसको कोरोना हो गया ना तो उसको घर में भी नहीं रख रहा था इंसान। बट मैंने एक चीज अपने साथ प्रैक्टिकली ये मतलब देखी है कि डे 1 से कोरोना में पूरे कोरोना में मैं लगा रहा, बट ऊपर वाले का ये आशीर्वाद था सेवा का कि मुझे आज तक कोरोना नहीं हुआ। नहीं तो हर साल मुझे है ना फीवर आ जाता था, मतलब चेंज होने पे, वेदर वगैरह पे, बट उस समय तो ऊपर वाले का वो आशीर्वाद था कि एक बार भी फीवर नहीं आया मुझे। दूसरी बात कि कोरोना के अंदर एक बहुत बड़ा लोगों को जब हम लोग जाते थे ना, जब मैं लोगों के घर सैनिटाइज करता था, मतलब माइक वगैरह लेके जाते थे हम लोग जिससे कि लोगों के अंदर मोटिवेशन भी आए, तो लोग बेचारे घर में कैद थे उस समय पे, मतलब वो मंजर ही अलग था, दहशत थी लोगों के अंदर। वो लोग घर के अंदर होया करते थे, और जब मैं बाहर से निकलता था अनाउंसमेंट करते हुए कि आपके बीच में आपके मतलब निगम पार्षद आपका सेवक आया हूँ, आप घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको जरूरत है तो मैं आपकी मदद के लिए खड़ा हूँ। तो ऊपर से लोग है ना आशीर्वाद देते थे, फूल बरसाते थे। उनको लगता था कि यार कोई व्यक्ति आया है कि मतलब हमारी मदद के लिए। जब लोग अपने घर में है, ये आदमी लोगों के बीच में निकल रहा है, तो बहुत बड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता था कि यार लोग मुझे अप्रिशिएट करते थे कि यार भाई साहब आपकी हिम्मत है कि आप अपनी जान को दाव पे लगा के आप लोगों के बीच में निकल रहे हो। तो बहुत बड़ा मोटिवेशन के अंदर ये राजनीति के अंदर मुझे लगता है कि हमारे लिए मोटिवेशन है। और मैंने बहुत सफाई के ऊपर अपने वार्ड के अंदर ध्यान दिया, जहां पर स्ट्रीट लाइटें नहीं है वहां पर डार्क स्पॉट को मैंने स्ट्रीट लाइट खत्म किया। और एक बहुत बड़ी चीज है कॉर्पोरेटर के लिए ना, बदनाम होने वाली चीज होती है कि एक लेंटर माफिया नाम का आपने शब्द सुना होगा। तो मेरा सबसे बड़ा टारगेट था कि यार ये काम नहीं करना है जिंदगी में, और वो करने का सबसे बड़ा मोटिवेशन मुझे अपने फादर से मिला कि मैं जब चुनाव जीता था ना, जस्ट जीतने के मुझे लगता है 1-2 दिन बाद ही मेरे फादर ने मुझे बुला के बोला कि बेटा देख आपने चुनाव लड़ा, हम चुनाव जीते, और इस राजनीति के अंदर दलदल है ये, यहाँ पर ना मतलब भ्रष्टाचार के अंदर लोग बहुत जल्दी बदनाम होते हैं। मुझे है ना पैसा नहीं चाहिए, पर मेरी जो इज्जत है ना और हमारे परिवार की जो इज्जत है उस पर दाग नहीं लगना चाहिए। तो मेरे अंदर भी मुझे लगा कि यार जब मतलब फादर ने इतनी बड़ी बात मुझे कही है, और वो बात आज भी मुझे याद रहती है, मैंने वो गांठ बांधी हुई है। मैंने मान सम्मान के आगे कभी भी किसी चीज को दूसरी चीज को किया ही नहीं है। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं आपको कि मैंने कभी भी अपने वार्ड के अंदर लेंटर माफिया को बढ़ावा नहीं दिया। मैंने हमेशा जो मेरे से मदद हो पाई, किसी का भी मकान बना तो मैंने हमेशा लोगों की मदद करी, और सब लोगों ने मकान बिना पैसे के बनाया, जिसकी वजह से मैं दूसरे चुनाव में जब गया तो लोगों ने मुझे बहुत मतलब मुझे मदद करी। चुनाव के अंदर लोगों ने खुल के बोला कि यार एक व्यक्ति है जो ईमानदार है और उसको दोबारा मौका मिलना चाहिए। आपके बारे में लोग कहते हैं कि आप इजीली अप्रोचेबल हैं, मतलब एक कॉल करने पर आप वहां पर पहुंच जाते हैं। दूसरी बात कि आप पार्टी देखकर लोगों की मदद नहीं करते हैं, काम को देखकर आप मदद करते हैं। तो ये अप्रोच कितना जरूरी है एज अ पॉलिटिशियन? देखिए मेरा मानना है कि जब आप चुनाव जीत के आ जाते हो तो आप किसी पार्टी के लीडर नहीं होते जी, आप सभी के लीडर हो, आप एक जनता सेवक हो। मेरे पास जब भी कोई व्यक्ति आया है तो मैंने हमेशा देखा कि यार मेरे से जो मदद हो पाए, देखो ऊपर वाले ने आपको इस लायक बना दिया कि आप दूसरे की सेवा कर सको, तो मुझे लगता है इससे बड़ा तो कोई वरदान नहीं दे सकता ऊपर वाला जी। तो ऊपर वाले ने मुझे ताकत दी, जनता ने दी ताकत मुझे, तो उस ताकत को मैं सही दिशा में इस्तेमाल करने के लिए मेरे लिए कोई पार्टी विशेष नहीं है। कोई बीजेपी वाला भी आया मैंने उसकी भी मदद करी, कोई आम आदमी पार्टी वाला है उसकी मदद करी, कांग्रेस वाला है उसकी मदद करी। किसी के भी शकल पे नहीं लिखा कि यार किसका वोटर है जी। वोट देते समय आदमी को पता है किसने किसको वोट दी है, और मैंने कभी आज तक किसी को टारगेट नहीं किया कि यार ये बीजेपी वाले को वोट दिया या कांग्रेस को दिया या आम आदमी पार्टी को दिया। होता क्या राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता कभी भी।
जिस व्यक्ति ने आपको पहले वोट नहीं दी, सपोज करो बीजेपी वाले ने, तो हो सकता है वो दूसरी बार दे दे आपके काम के। मेरी सोच यही रही है हमेशा कि जो व्यक्ति आपको इस बार वोट नहीं दे रही, आपको उसको काम करके उसका दिल जीतना है, वो अगली बार आपको काम पे वोट देगा। वही मेरा फॉर्मेट था। 2017 में जब जीता तो मुझे लगा कि जिन्होंने वोट नहीं दिए ना, उनके जो काम थे वो मैंने जरूर करे। और उसके बाद 2022 में मुझे बहुत सारे ऐसे बीजेपी के लोग थे जिन्होंने कहा यार हम आपको पर्सनल लेवल पे वोट देंगे, हम पार्टी अलग चीज है बट इस चुनाव में हम आपकी मदद करेंगे और हम आपको वोट देंगे। और आज भी मेरे इस चुनाव के अंदर इतना बड़ा मतलब इतने बड़े लेवल पे बहुत सारे बीजेपी के लोग मेरे साथ काम पे लगे हुए हैं। और वो सिर्फ क्यों लगे हैं कि वो इसी चीज के लिए लगे हैं कि यार ये व्यक्ति अच्छा है, इसने 7 साल निगम पार्षद के रूप में सेवा करी है, इसने कभी हमारे को परेशान नहीं होने दिया व्यापारियों को, हमने मकान बनाया तो उस मकान पे किसी आदमी को नहीं आने दिया, और सफाई के लिए जो व्यवस्था थी वो करी, और जब भी जरूरत पड़ी तो हम आधी रात को से घर पहुंच सके। मेरा ऑफिस था, मैं ऑफिस में नियमित टाइम देता हूँ। आज मैं महावीर क्लेव, सीतापुरी, चाणक्य प्लेस, जीवन पार्क, मिलाप नगर, इन इलाकों के लिए मैं एक इजी टू रीच हूँ। देखिए क्या होता है हिंदुस्तान में, मेरा मानना है कि किसी व्यक्ति को अगर नेता चुनना है तो उस व्यक्ति को नेता चुनो जो आपको इजी टू रीच हो, जिसके पास आपका एक्सेस हो। ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसके पास 4-4 तो पीएसओ खड़े हुए हैं, आपको जाके उनके पानी पीने के लिए, पानी पीने वाले को पहले तो आप उसको राम राम करोगे, फिर उनके पीएसओ नहीं जाने देंगे आपको नेता से मिलने के लिए, और जब वो अंदर जाए तो फिर वो कहेंगे कि यार ये हमारे साहब तो जम्मू कश्मीर या गोवा चले गए। तो आपको ये देखना है कि आपके पास कौन सा व्यक्ति इजी टू रीच है। मैं जो रहा हूं 24 घंटे लोगों के बीच में, और एक हमेशा जो इस बार हमारे यहाँ से तो प्रत्याशी जो दिए है भारतीय जनता पार्टी ने, वो तो यहाँ रहते ही नहीं है, वो तो जम्मू कश्मीर या गोवा रहते हैं, चुनाव लड़ने के लिए उनको यहाँ भेज दिया जाता है। तो जनता के मन में पूरा मतलब विश्वास है कि वो जो व्यक्ति उनके बीच में रहता है वो उन्हीं को मतदान करेंगे। वार्ड में 3 काउंसलर हैं, 2 आम आदमी पार्टी से, 1 बीजेपी से, तो आप लोग टीम बनाकर कैसे चलते हैं, और कभी कॉन्फ्लिक्ट का कुछ सिचुएशन आया है? देखिए मेरा मानना है कि दीपक आहूजा की मिसेज जो है वो काउंसलर है मेरे वार्ड से, मतलब मेरी विधानसभा से। एक वार्ड से मैं खुद काउंसलर हूँ। वो एक जगह से बीजेपी के काउंसलर नरेंद्र चावला जी की जो मिसेज है उर्मिला चावला। तो दीपक आहूजा और मैं एक समय पे जब सबसे पहले वार्ड अध्यक्ष बने थे आम आदमी पार्टी के ऑफिशियली, तो हम दोनों वार्ड अध्यक्ष थे उस समय पे। तो हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, और हम दोनों ने टिकट मांगा था विधानसभा का, और मांगने से पहले हम दोनों की ये कमिटमेंट हुई थी कि यार जो भी टिकट मिले, जिसको मिलेंगे हम उसको मदद करेंगे, क्योंकि हम आम आदमी पार्टी के सिपाही है। तो आज मुझे मौका मिला है, और दीपक आहूजा उनकी मिसेज ऐसे ही चुनाव लड़ रही है जैसे मैं लड़ रहा हूँ। और उसके बाद नरेंद्र चावला जी और उनकी मिसेज जो है, नरेंद्र चावला जी मेरे साथ 2017 से काउंसलर रहे हैं। 2018 में वो मेयर थे, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, और हमारी विधानसभा के है, तो अच्छे इंसान है। देखिए राजनीतिक पार्टी अलग हो सकती है, बट उनका पार्टी की जो लाइन है वो अलग हो सकती है, उनको पार्टी की लाइन पे कुछ अलग करना पड़ सकता है, बट एज ए इंसान नरेंद्र चावला जी मुझे अच्छे लगे। आप पहली बार विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, जनकपुरी विधानसभा सीट पर आपको टिकट मिली है। राजेश ऋषि यहाँ पर पिछले 2 टर्म में रहे हैं, तो आपको उनका रिप्लेसमेंट बनाया गया इस बार, तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए मेरा मानना है कि इस बार जो है वो कई लेयर के सर्वे हुए हैं जी। और कई सारे लोग यहाँ से टिकट मांग रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने सभी सर्वे कंपनियों को ग्राउंड पे लगाया और बोला कि ये नाम आए हुए मेरे पास टिकट मांगने के लिए, ये व्यक्ति हमारे यहाँ पर काबिल लोग हैं। और लोगों ने, सर्वे कंपनियों ने जाके कंपनियों से, मतलब लोगों से पूछा जाके घर घर पे, टेलीफोनिक सर्वे भी हुआ। उसके बाद उसमें से एक नाम निकल के आया प्रवीण कुमार कि ये व्यक्ति ईमानदार है और लंबे समय से ये लोगों की सेवा कर रहा है, और ये व्यक्ति इस विधानसभा से आम आदमी पार्टी से जीत सकता है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे नाम के ऊपर मोहर लगाई और मुझे कहा जाके आप विधानसभा की सेवा करो। एक पॉलिटिशियन की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होती है, तो आप अपने फैमिली और पॉलिटिकल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? और रिलेशनशिप की अगर बात करें तो अरेंज मैरिज या लव मैरिज, और फैमिली कितनी सपोर्टिव है? फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मेरा मानना है कि आप व्यापार में और राजनीति में, किसी भी चीज में, बिना फैमिली के सपोर्ट के आप आगे नहीं बढ़ सकते जी। बहुत बड़ा बैरिगेट होता है अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। मैं सुबह से शाम तक काम करके जाऊं, उसके बाद मेरी फैमिली मेरे से झगड़े, तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ?
मेरी वाइफ का, मेरे फादर का, ब्रदर का, मतलब एंटायर फैमिली बहुत सपोर्टिव है। और आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो अपनी वाइफ, अपने फादर, अपने ब्रदर और अपनी पूरी फैमिली की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। और माँ का तो हमेशा आशीर्वाद रहा ही है, उनको तो जिंदगी में भूल नहीं पाता कोई भी आदमी। तो एंटायर फैमिली का, मेरी सभी दोस्तों का, सभी रिलेटिव का और पूरी कॉलोनी वालों का बहुत सपोर्ट रहा है हमेशा राजनीति में। उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट किया है और अप्रिशिएशन था तभी मैं आज यहाँ पर हूँ। मतलब उनकी सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे बच्चे बड़ा सपोर्ट करते हैं, कई दिन तक बेचारे मिल नहीं पाते हैं, चुनाव में बिजी है या वैसे है। और हर चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है और जितना भी समय निकल पाता है तो उनके साथ भी घूमने जाता हूँ और जहाँ भी उनको जरूरत पड़ती है तो जाता हूँ। पीटीएम में भी जरूरत पड़ती है तो जाता हूँ। कई बार तो पीटीएम से शिकायत आती है मैडम से कि हमने तो आपके फादर नहीं देखे हैं, तो स्पेशली मैं जाता भी हूँ उनकी पीटीएम में भी। और जितना समय मिल पाता है पूरा देता हूँ। अपनी जो मेरी परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारी है मैं पूरी निभाता। आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं? हाँ, मैं बालाजी महाराज का और शनिदेव का भक्त हूँ और कट्टर भक्त हूँ बहुत। उनका आशीर्वाद बहुत रहा है मेरे ऊपर। मैंने बचपन में, मुझे याद है कि कई साल मैंने बालाजी महाराज के, हनुमान जी के फास्ट रखे हैं और बहुत आशीर्वाद उनका रहा है। लगातार मुझे लग रहा है कि 8-10 साल लगातार मैं शनि मंदिर जो हमारा छतरपुर के पास है, हर शनिवार को मैं वहाँ गया हूँ। तो मेरा मतलब बहुत, मैं उनके बिना तो मैं कुछ हूँ ही नहीं। मतलब आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद उन लोगों का, मतलब भगवान का है और उन्हीं में आस्था है मेरी। मतलब मेरा मानना है कि आज यहाँ बैठा हूँ तो सब उन्हीं की देन है यहाँ पर। ठीक है, हर चीज की सपोर्ट अलग चीज है, बट उनका आशीर्वाद रहा है तभी 2 बार चुनाव जीतना और तीसरी बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना। तो ये ऊपर वाला चाह रहा है कि बेटा तूने सेवा करनी है यहाँ पर। तो उनमें तो मतलब अलग ही विश्वास है, उनके बिना तो कुछ है ही नहीं जिंदगी में। शुरुआत में आपने बताया था कि आपको क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है और सुनने में आया कि आप मूवीज़ के भी बहुत शौकीन हैं। तो इतने बिजी स्केड्यूल में आप पैशन को कैसे अलाइव रखते हैं? मूवी का तो मुझे आज भी याद है कि स्कूल टाइम से मैं ना कई बार मतलब FDFS के नाम से मैं जाना गया हूँ। मतलब स्कूल के टाइम पे मुझे आज भी याद है 12वीं क्लास के अंदर या 11वीं क्लास के अंदर जब मैं B1 स्कूल में पढ़ता था तो हमारी एक मैडम थी और पूरा स्कूल मतलब मुझे FDFS के नाम से जान गया, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अच्छा। मतलब मैं हर जो भी मूवी आती थी ना उसको फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि पूरी क्लास ही चली गई मेरे साथ। जब तक मैं अकेला 2-4 दोस्त जाते थे तो नहीं पता लगा किसी को, बट एक दिन पूरी क्लास ही चली गई। अच्छा। 2-3 बच्चे रह गए। तो मैडम कह आज क्या बात है, बच्चे छुट्टी पे कैसे चले गए? अच्छा, मॉनिटर भी मैं था क्लास का। अच्छा। तो चला गए। तो वहां से जब अगले दिन स्कूल पहुंचे तो स्कूल का किस्सा है? हाँ, स्कूल का किस्सा, 11वीं क्लास का मैं बता रहा हूँ आपको। तो जब मैं स्कूल में पहुंचा तो मैडम ने बोला, प्रवीण कल कहाँ थे आप? मैंने कहा मैडम मैं तो बीमार था। कह रहे आप भी बीमार थे? ठीक है, जो थे सब खड़े हो जाओ, जो एब्सेंट थे इधर आ जाओ साइड में। तो बोला कि तुम लोग कहाँ थे? सबने ऐसे बोला। तो सबने बीमारी का बहाना बोला। तो फिर बात उन्होंने बोला झूठ बोला आप लोगों ने सबने। फिर मैंने बोला मैडम हम लोग मूवी देखने गए थे। मैंने सच्चाई बोली मैडम को, क्योंकि मेरा मैडम से बड़ा लगाव था और मैडम मुझे बहुत ट्रस्ट करती थी। मैं मॉनिटर भी था तो मैडम का कोई पर्सनल काम होता था तो मैं वो भी करवा देता था मैडम का। तो मैडम का बड़ा विश्वास था। तो मुझे लगा मैंने गलती करी है और मेरे वजह से सब लोग गए हैं। तो मैंने मैडम को बोला मैडम हम गए हैं बट ये लास्ट टाइम था, आज के बाद हम कभी नहीं जाएंगे। और मैंने मैडम को कमिटमेंट किया और मैंने पूरा किया। तो उनके बाद फिर मैं कभी मूवी देखने नहीं गया, स्कूल के बंक करके। अच्छा। और उसके बाद क्रिकेट की जो बात है, मैं क्रिकेट की अभी बता देता हूँ आपको। मैं क्रिकेट आज भी खेलने जाता हूँ। हाँ, सुनने में आया कि आप शनिवार और रविवार को हर दिन क्रिकेट खेलने जाते हैं। मेरे लिए है ना, मतलब राजनीति से अलग, प्रेशर से अलग, हाँ, वो एक अलग मोटिवेशन है। मतलब मैं अपने शरीर के लिए भी सैटरडे संडे को सुबह हम लोग मतलब 30-40 लोगों की हमारी टीम है, वो सारा हमारा फ्रेंड सर्कल है। उसमें मेरा भतीजा भी खेलता है, मेरा भाई भी खेलता है, मेरा भांजा भी खेलता है, मेरे दोस्त भी खेलते हैं, मेरे रिलेटिव भी खेलते हैं, मेरे मोहल्ले के जो पुराने साथी है वो भी खेलते हैं। मतलब हमारा एक 40-50 लोग का ग्रुप है और हम लोग सैटरडे संडे मॉर्निंग में 5 बजे 6 बजे हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं। और आज भी जाता हूँ क्योंकि मेरा शरीर भी ठीक रहे। और वो एक ऐसा समय होता है 2-3 घंटे का जब फोन मेरे से दूर होता है और मेरे दोस्त मेरे साथ होते हैं। कोई मेरे से राजनीति की बात नहीं करता, कोई मुझे नहीं कहता यार ये प्रॉब्लम है या वो सब चीज। एक माइंड मतलब ये एक माइंड मेंटल जो पीस होता है ना, वो पीस मिलता है मुझे वहां पर। तो बहुत अच्छा है। और आगे भी भगवान ने चाहा तो समय का अभाव हो सकता है बट
सैटरडे संडे के बदले एक दिन खेल जी। लेंगे, महीने में एक दिन खेल लेंगे, जैसा भी समय होगा वो भी देंगे, उसको खेलते रहेंगे। जनकपुरी एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, ऐसे में अगर आप एमएलए बनते तो आपका क्या विजन रहेगा? अब मेरा सबसे पहला विजन जनकपुरी विधानसभा के लिए कि साफ पानी और 24 घंटे पानी मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी विधानसभा के लिए होगी। जी। और उसके बाद अगर कोई सीवर की प्रॉब्लम है वो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। मैं सीवर लेन जो है जहाँ पर भी लग रहा है कि 30-40 साल से सीवर लेन नहीं डली है, लंबे समय से कोई प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर मैं इमीडिएट काम करके करूंगा। उसके बाद सड़कें भी बनाएंगे और जनकपुरी बहुत अच्छी मतलब कॉलोनियां हैं हमारी, और जो अनऑथराइज है वो भी बहुत अच्छा कॉलोनी है हमारी। सब जगह मेरे इलाके में तो मैं लगभग सब जगह रोड बनवा चुका हूँ 2-2 बार, और जनकपुरी में भी रोड बनी हुई है। तो रोड का काम जो है वो रूटीन का काम है, हर 5 साल बाद रोड बनती है, तो रोडें भी बनाएंगे और ब्यूटीफाई करेंगे। मतलब मेरी इच्छा ये है कि सबसे पहले तो जीरो गार्बेज बनाना है। मतलब आज आप देखेंगे जनकपुरी के अंदर एक बहुत बड़ा मतलब इशू मेरे सामने आया है, क्योंकि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर निगम में रही है, एक कैंसर बना दी, मतलब कैंसर वाली बीमारी एक नगर निगम को हो गया है। 2 साल से नगर निगम में हमारी सरकार है। मुझे पता है कि एलजी साहब एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में नगर निगम को ठप करने के लिए लगे हुए हैं। पंखा रोड पे 2-3 FCTS बने हुए हैं, और उन FCTS पे बहुत सारा कूड़ा भी मतलब पड़ा रहता था, और अब तो काफी हद तक कम कर दिया हमने, बट बहुत लंबे समय से ये प्रॉब्लम है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है हमारे इस विधानसभा के, जिस समय पे नगर निगम में उनकी बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने सारे खत्ते जो है अमूल कंपनी को बेच दिए, और वो अमूल कंपनी को बेच के बंद करके सारा लोड पंखा रोड के ऊपर उन्होंने डाल दिया। तो जिसकी वजह से हमारे जनकपुरी के लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज जनकपुरी की विधानसभा के हर नागरिक को वायदा कर रहा हूं कि अगले 2 महीने के अंदर जनकपुरी विधानसभा को जीरो गार्बेज कर देंगे। एक नई कंपनी बहुत जल्दी आने वाली है, उसका टेंडर होने वाला है। जैसे ही उस कंपनी का टेंडर हो जाएगा 15-20 दिनों के अंदर, 1 महीने के अंदर नई कंपनी आएगी और बिल्कुल विधानसभा को जीरो गार्बेज कर दूंगा आपको। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के वजह से इस विधानसभा के अंदर है, उनके वजह से आई हुई है, और उसको मैं बिल्कुल दूर करूंगा। उसके बाद जनकपुरी विधानसभा को ट्रैफिक की भी कई जगह प्रॉब्लम आ रही है, उन ट्रैफिक के प्रॉब्लम के ऊपर काम करेंगे। पार्किंग का इशू भी जनकपुरी में कई जगह पर मैंने देखा है, उस वाले इलाके में जहाँ पॉश इलाके है, तो वहां पर भी हम लोग काम करेंगे, और इस विधानसभा को दिल्ली की सबसे खूबसूरत विधानसभा बनाने का मेरा लक्ष्य है। जनकपुरी विधानसभा सीट पर मुकाबला कैसा लग रहा है आपको? मुकाबला मुझे तो ऐसा लगता है कि जनता ने मन बनाया हुआ है, और कम से कम भी 25 से 30 हजार वोटों से इस विधानसभा को हम रिकॉर्ड मत से जीतने वाले हैं। लोगों के मन में है कि यार ये लड़का जो है ना प्रवीण कुमार, ये काम करने वाला व्यक्ति है। इस विधानसभा का मैं थोड़ा सिनेरियो बता देता हूं आपको कि 60% असेंबली में मैं एज ए निगम पार्षद लोगों की सेवा कर चुका हूं, एज ए निगम पार्षद, क्योंकि मेरा 2017 का जो इलाका था वो अलग था। 2022 में जब मैंने चुनाव लड़ा वो मेरा इलाका अलग हो गया। तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 60% इलाका ऐसा है जहां पर लोग मुझे जानते हैं कि ये लड़का काम करने वाला है, और वही वेव जनकपुरी में ट्रांसफर हो गई है। तो जहां मैं जनकपुरी में मीटिंगें कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो वहां की महिलाएं और वहां के लोग ये कह रहे हैं कि भैया हमने आपके बारे में बहुत सुना है, हमने देखा तो आपको पहली बार है क्योंकि हम लोग आपसे मिले नहीं, पर आपकी बहुत तारीफ सुनी है हमने। जब हम लोग को लोग मिलते हैं ना आपके यहाँ के, या कोई इधर उधर के लोग मिलते हैं, तो कहते हैं कि प्रवीण कुमार काम करने वाला व्यक्ति है। तो ये काम करने वाली जो मेरी छवि है, जो मैंने हमेशा कहा कि काम ही मेरी पहचान है, वो मेरी पहचान जो है वो जनकपुरी में बहुत ज्यादा मतलब वेव क्रिएट हो रहा है, और उससे लोगों में बहुत पॉजिटिविटी है। दूसरी तरफ जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का जनकपुरी के अंदर दिया हुआ है, वो व्यक्ति ऐसा है कि उससे लोग डरे हुए हैं। सब व्यापारी डरे हुए हैं, सब RWA के लोग डरे हुए हैं, वोटर्स डरे हुए हैं कि यार ये व्यक्ति अगर आ गया ना, ये जीने नहीं देगा हमारे को। उनका जो अहंकार और एटीट्यूड वाला जो नेचर है, उससे लोग डरे हुए हैं। और दूसरी तरफ मुझे ये लोग कंपेयर कर रहे हैं कि यार एक तरफ प्रवीण कुमार है, बड़ा हम्बल है, लोगों से बात करता है, लोगों के बीच रहता है। दूसरा एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर इतना अहंकार है, लोगों से बात ही नहीं करता है, और बात करते हैं तो गाली गलौज से बात करता है, और यहाँ रहता नहीं है, जम्मू कश्मीर और गोवा में रहता है, 4-4 PSO लेके चल रहा है। तो लोग कंपेयर कर रहे हैं कि यार हमारे लिए आसान व्यक्ति कौन है, काम करने वाला व्यक्ति कौन है। तो लोगों ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बार कह रहे हैं कि इस बार हम प्रवीण कुमार को पार्टी से अलग हटके
इस बार हम परवीन कुमार को काम करने वाले व्यक्ति को वोट देंगे। तो मन बना हुआ बहुत लोगों का, अंडर करंट है बहुत ज्यादा, और मुझे जो फील हो रहा है कि 20-25 हजार से 25 से 30 हजार वोटों से रिकॉर्ड मत से हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं इस बार। ऑपोजिशन का बार बार एक क्रिटिसिज्म रहता है कि आम आदमी पार्टी फ्री बस और सब्सिडीज पर ज्यादा फोकस करती है। ऐसे में रेवेन्यू डेफिसिट की भी बात सामने आ रही है, पंजाब हो या दिल्ली हो, तो कैसे आप इसको टैकल करेंगे? आपकी पार्टी कैसे टैकल कर रही है और मॉडल एक्चुअली है क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं कि चाहे वो बिजली फ्री की बात हो और आपके पानी फ्री की बात हो, अच्छे स्कूल की हो, शिक्षा की हो, मेरा मानना है कि हम टैक्स पे ही है। आप भी टैक्स देते हैं, मैं भी टैक्स देता हूँ। एक गरीब व्यक्ति जो रिक्शा चला रहा है वो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में टैक्स पे कर रहा है। वो जो टैक्स है, जो टैक्स से कलेक्ट हो रहा है पैसा, वो किसका पैसा है? वो मेरा मानना है कि हमारा पैसा है। हिंदुस्तान के अंदर एक पहली सरकार ऐसी आई जिसने कहा कि आपके पैसे को मैं आपको वापसी कर लूं। नहीं तो क्या होता था, दूसरे नेता क्या करते थे, वो टैक्स के पैसे को खा जाते थे। एक फ्लाईओवर बनाने में जहां पर आपका 100 करोड़ रुपए लग रहे हैं, वहां पर 400 करोड़ रुपए लगाते थे। कीमत वही थी। आज आम आदमी पार्टी आई है, 100 करोड़ के फ्लाईओवर को 80 करोड़ में, 70 करोड़ में बना रही है। उस फ्लाईओवर को वो 200, 300 करोड़ में बनाते थे। तो वो जो पैसा था टैक्स का, वो पैसा भारतीय जनता पार्टी की जेब में जाता था, उनके नेताओं में जाता था, कांग्रेस के नेता खा जाते थे। आज वो पैसा आपको मिल रहा है और जनता बहुत खुश है। देखिए, मैं भी एक मानता हूं कि एक मध्यम परिवार से जो व्यक्ति है, और मैं खुद अपना बता रहा हूं आपको कि साल में 7 से 8 महीने मेरा भी बिल नहीं आता है बिजली का। जिस फ्लोर पे मैं रहता हूं, तो उस फ्लोर पे मेरा भी जो है 7 से 8 महीने बिल नहीं आता है। बाकी 4-5 महीने गर्मी होती है तो क्रॉस हो जाती है, 200 यूनिट से ऊपर या 400 से यूनिट से नीचे रह जाती है, या फिर 400 से ऊपर जाती है। तो होता क्या है कि 70% दिल्ली के लोगों को इसकी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है, और कम से कम भी 10 से 15 हजार की बेनिफिट हर परिवार को अगर दे रही है केजरीवाल सरकार, तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? आपने कई बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनाई है, कई स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने आपको क्या दिया? यहाँ अरविंद केजरीवाल आपको दे रहा है, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। और अब महिला सम्मान योजना 2100 रुपए अरविंद केजरीवाल जी हर अपनी बहनों को, माताओं को 2100 रुपए सम्मान राशि जो दे रहे हैं, तो महिलाएं, मैंने देखा है कि जो हमारे कैंप लगे ना, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो बाहर हल्ला मचा रहे कि योजना गलत है, योजना गलत है, पर उनके परिवार की महिलाएं अंदर रजिस्ट्रेशन करवा रही है और यही कह रही है कि भैया केजरीवाल जी को वोट देंगे, आप चिंता मत करना। तो महिलाओं ने बहुत बड़े सेगमेंट पे मतलब रजिस्ट्रेशन करवाया और मन बनाया हुआ है कि हम केजरीवाल जी को वोट देंगे। शीश महल हो या फिर लिकर पॉलिसी, एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उन सभी का जेल जाना, तो इससे आम आदमी पार्टी की छवि पर कितना असर पड़ा? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि जिस चीज़ के खिलाफ पार्टी बनी, आज पार्टी भी उसी लाइन में जाती नजर आ रही है। तो कैसे आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि जो भी वो शीश महल की अगर बात करते हैं, तो आप मोदी महल भी दिखाइए एक बार। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी अपना पीएम हाउस बनाया था। वो आज नहीं रहे, आज पूरा देश उनका सम्मान करता है, मैं भी उनको सम्मान करता हूँ। मैं एज ए लीडर उनको, किसी पार्टी को, बट मेरा हमेशा उनके मन में सम्मान रहता है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मतलब हर आदमी का दिल जीता था। जब उन्होंने पीएम हाउस बनाया था तो वो भी संपत्ति हिंदुस्तान की थी, और आज केजरीवाल जी ने बनाया है, उन्होंने अपना पर्सनल बंगला तो नहीं बनाया, वो संपत्ति भी सरकार की है। आज उसमें सीएम केजरीवाल थे तो वो रहते थे, जब कोई अगला होगा तो वो रहेगा, हमेशा तो केजरीवाल जी नहीं रहेंगे उसके अंदर। और जब बात करते हैं तो आप शीश महल की, तो प्रधानमंत्री जी ने भी तो ना मतलब बहुत पैसा उसके अंदर लगाया है। दूसरा, लीकर पॉलिसी के ऊपर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ रहा नहीं है, मतलब आम आदमी पार्टी को गाली देने के अलावा उनको झूठे और फर्जी मुकदमे के अंदर उनको अंदर करने के लिए। जुडिशरी है, हमें उस पर विश्वास है, और आज ईमानदारी से सभी लोग हमारे, आप देखेंगे कि जितने नेता इन्होंने जेल में डाले हुए थे, सारे नेता हमारे जेल से बाहर है। और मैं आपको बता रहा हूँ, सारे ईमानदार है, कोई भी भ्रष्टाचार इन पॉलिसी के अंदर नहीं हुआ। सिर्फ एक ही चीज है, वो लोग हमारे आदमी को जबरदस्ती जेल में डालने का काम कर रहे हैं। जनता ने मन बनाया हुआ, जनता को पता है। आप जाएंगे लोगों से कैमरा लेके पूछो तो लोग कह रहे हैं कि यार इनके पास कोई काम नहीं, सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालने के अलावा। आप निगम पार्षद भी रह चुके हैं, तो ऐसे में एमसीडी और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच जो क्लैश है उसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि फिलहाल तो नगर निगम में भी हमारी सरकार है और दिल्ली में भी हमारी सरकार है, और बहुत अच्छी चीज आपको मैं बता देता हूं, जनकपुरी वालों को
एक बहुत बड़ा जो मतलब विश्वास मेरे ऊपर करने के लिए एक जो चीज उनके सामने दिमाग में हिट हो रही है कि मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है 7 साल का, बहुत कॉर्पोरेशन के अंदर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मुझे। 2017 में चुनाव जीतना एज ए काउंसलर, 2018 में लीडर ऑफ अपोजिशन बनना और बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन को नजदीक से देखना, उसके बाद 2022 में दोबारा चुनाव जीतना और स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी हूं आज मैं। तो मैंने कॉर्पोरेशन को बड़ी नजदीकी से देखा है, किस तरीके से नगर निगम के अंदर काम करवाए जा सकते हैं वो मुझे पता है। और जनकपुरी के अंदर तो ज्यादातर काम जो होते हैं वो कॉर्पोरेशन के माध्यम से किया जाता है। और जैसे वो सी ब्लॉक जनकपुरी है या ये मतलब डिस्ट्रिक्ट, मतलब बहुत सारा सेगमेंट जो नाले के, जब आप जिस बात करते हो नाले के इस पार वाली जो बात कर रहे हो, जो पॉश इलाकेज है उनके अंदर तो एमसीडी के माध्यम से काम होता है। एमसीडी का मेरे साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। दिल्ली सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है, तो जब दिल्ली सरकार मेरे पास होगी, आप विधानसभा में मुझे विधायक के रूप में अगर भेजते हैं जिता के, तो मेरे पास दोनों ऑप्शन होंगे, मतलब दोनों ऑप्शन होंगे। और कोई भी व्यक्ति अगर मुझे कॉल करता है कि भैया मेरे पास कूड़े की समस्या आ रही है या फिर मुझे गाड़ी नहीं आ रही, स्ट्रीट लाइट ठीक करवानी है, लाइट की प्रॉब्लम है या फिर पानी की प्रॉब्लम है, तो कोई भी प्रॉब्लम होगी, चाहे वो नगर निगम की हो चाहे दिल्ली सरकार की हो, वो मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि मैंने तो आज तक नगर निगम के काम किए ना, तो मैं तो उसके अंदर एक्सपर्ट हूँ काम करने के अंदर। कोई भी काम होगा, वन विंडो मैन आपको मिलने जा रहा है जनकपुरी के अंदर, जो आपको कभी ये नहीं कहेगा कि ये किसी पार्षद का काम है, किसी एमएलए का काम है, किसी एमपी का काम है। मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। नगर निगम भी मेरी, दिल्ली सरकार भी मेरी, और डीडीए से भी कोई काम होगा तो वो भी मेरी जिम्मेदारी है। आपको जनकपुरी वालों को मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, किसी भी काम के लिए कोई बैरिगेट नहीं होगा, कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। चाहे वो नगर निगम का काम हो तो भी मेरी जिम्मेदारी है, विधानसभा का कोई दिल्ली सरकार का काम होगा वो मेरी जिम्मेदारी है, कोई डीडीए का काम होगा वो मेरी जिम्मेदारी है। तीनों एजेंसियों के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैं काम करवा के दूंगा, वन विंडो मैन। जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तब किसी ने सोचा नहीं था कि आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बन के उभर आएगी। तो शुरुआती दिनों में आम आदमी पार्टी के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था? और चूंकि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो कभी ऐसा लगा कि पॉलिटिक्स छोड़ दे, या कैसे आपने उस फेज को टैकल किया? एक्चुअली अन्ना आंदोलन से जब मैं जुड़ा और आम आदमी पार्टी से जुड़ा, तो उस समय पे एक एज ए वॉलेंटियर मेरी भूमिका थी, एज ए कार्यकर्ता मेरी भूमिका थी। और मैंने कभी राजनीति में तो आना नहीं सोचा था, मतलब मेरा तो दूर दूर तक भी राजनीति से सपना ही नहीं था मैं चुनाव लड़ूंगा। वो तो मतलब मैं वार्ड का अध्यक्ष बना सबसे पहला ऑफिशियल, फिर मैं जनकपुरी विधानसभा का अध्यक्ष बनाया आम आदमी पार्टी ने, जिले में उपाध्यक्ष बनाया फिर मुझे पार्टी ने, फिर मुझे नेशनल, मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य है, मतलब मैं काउंसलर एमएलए से बड़ी जिम्मेदारी मानता हूँ कि पार्टी ने जो मेरे पे विश्वास किया हुआ है, एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य होना किसी राष्ट्रीय पार्टी का बहुत बड़ी बात होती है। भारतीय जनता पार्टी में जिंदगी बीत जाती है, कोई कार्य मतलब सदस्य नहीं बन पाता। मेरे ऊपर पार्टी ने इतना बड़ा विश्वास किया हुआ है, और तमाम जिम्मेदारी जो आम आदमी पार्टी ने स्टेटों के अंदर दी मैंने वो निभाई। कोरोना के टाइम पे मैं लद्दाख गया था चुनाव लड़वाने के लिए, और वहाँ मैं लगभग 20 दिन रहा। तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां पार्टी ने दी, चाहे गोवा का चुनाव हो, चाहे वो हिमाचल का चुनाव हो, हरियाणा का, जो जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी ने दी पंजाब में चुनाव लड़वाने के लिए, मैंने वो निभाई। और एक समय ऐसा था जब हम लोग 2011-12 में जब कैंपेन करते थे, तो भाजपा वाले, कांग्रेस वाले ना हमारी टोपी पहनते थे ना, तो टोपी पे हाथ मार के चले जाते थे। और एक समय वो आया कि उन्होंने वो टोपी पहनी थी, तो बदलाव था राजनीति के अंदर। जिस टोपी को मैं पहन के निकला, लोगों ने मेरा अपमान किया, हमारे कार्यकर्ताओं का अपमान किया, बट उसके बाद उन्होंने उस टोपी को हाथ जोड़ के प्रणाम करके वो टोपी पहनी थी। ये राजनीति में बदलाव था केजरीवाल का। प्रवीण, आप यूथ के बीच काफी पॉपुलर है, और आपके जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो निस्वार्थ भाव से आपके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग जॉब भी करते हैं, लेकिन जितना भी समय मिल पाता है वो आपको देते हैं। तो ये जो बॉन्ड और ट्रस्ट क्रिएट हुआ, ये कैसे हुआ, और यूथ को कनेक्ट करने के लिए सबसे इफेक्टिव वे क्या है? देखिए, यूथ को कनेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा काम तो यही है कि आपको उनके बीच में रहना पड़ेगा, उनको ये फील आना पड़ेगा कि यार ये नेता नहीं है, भाई है, ये हमारा दोस्त है। तो मेरा हमेशा ही लोगों से, युवाओं के साथ ये रहा है कि यार युवाओं को भी राजनीति में आना चाहिए। अगर इस हिंदुस्तान में हमें कुछ बदलना है तो हम घर बैठे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पर बदलाव नहीं ला सकते, हमें ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, कीचड़ में उतरना पड़ेगा। कीचड़ को अगर साफ करना है तो आपको कीचड़ के अंदर जाना पड़ेगा, तब उस कीचड़ को आपको साफ करना पड़ेगा। वो मेंटेलिटी के साथ मैं युवाओं को मोटिवेट करता हूँ और लोगों से बात रखता हूँ कि युवाओं को भी राजनीति में आना चाहिए, और इस राजनीति के अंदर, देश के अंदर जो भी बदलाव हो हमारे माध्यम से आ सकता है।
और युवाओं के बीच में रहता हूँ दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह। मैंने उनको कभी फील ही नहीं होने दिया कि मैं नेता हूँ यार, और मैंने आपको कहा मैं नेता बन भी नहीं पाया। तो वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है कि, और वही उसी वजह से युवाओं का बहुत साथ हमेशा मिला है, युवाओं का साथ। और मेरा देखिए जिस विधानसभा से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं तो जन्म से लेके अब तक उन्हीं के बीच रहा हूँ, उनको फील भी नहीं आने दिया। मतलब हम लोग क्रिकेट खेलने भी जाते हैं या फिर कॉलोनी में भी रहते हैं, तो वो लोग खुद भी महसूस नहीं करते कि यार ये नेता है, क्योंकि मैं नेता वाली बात ही नहीं करता कभी उन लोगों के साथ। मैं तो जैसा मेरा भाईचारा पहले था, जैसी मेरी दोस्ती पहले थी, वो आज भी मेरे साथ उनकी ऐसी ही है। तो वही फ्रेंडली माहौल में रहा हूँ, तो उसी के वजह से युवा साथी आज देखेंगे आप बहुत बड़े लेवल पे हमारी विधानसभा में काम करने के लिए, इवन अपनी नौकरी से छुट्टी लेके, अपने बिजनेस का अपना काम बंद करके मेरे चुनाव में लगे हुए हैं। वो इसीलिए लगे हुए हैं, वो किस पार्टी की है पता है आपको? वो भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, वो आम आदमी पार्टी के भी लोग हैं। उन लोगों ने सिर्फ किस लिए कि यार प्रवीण अपना भाई चुनाव लड़ रहा है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा ऋण है उन लोगों का। और आप यकीन नहीं मानोगे कि बहुत कम से कम भी 100-200 मेरे भाई, जो मेरे दोस्त जो है, वो वैसे तो बहुत सारे बड़े लेवल पे बीजेपी को वोट करते हैं हमेशा, बट वो ये कहते हैं कि जब प्रवीण चुनाव लड़ता है तो प्रवीण को करते हैं। तो वो बहुत बड़ा बदलाव है और बहुत बड़ी मतलब जिम्मेदारी भी हो जाती है कि दूसरी पार्टी का वोटर सपोर्टर आपके चुनाव में एक एज ए वॉलंटियर काम कर रहा है। तो वो बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत बड़ा ऋण भी है उन लोगों का, और काम करके उतारेंगे, सम्मान के साथ उतारेंगे उनका ऋण। अभी के पॉलिटिकल सिनेरियो में सोशल मीडिया का कैसा रोल आपको दिख रहा है और कैसे चैलेंजेस से टैकल करते हैं? क्योंकि देखिए एआई से बयान जितने भी होते हैं उसको बदल कर पेश किया जाता है। देखिए सोशल मीडिया की भूमिका इस समय पे मुझे लग रहा है हिंदुस्तान में हर जगह हो चुकी है, चुनाव में भी होती है। और क्योंकि आज की डेट में मतलब आप देखेंगे ज्यादातर लोग तो है ना फोन में ही लगे रहते हैं, बीमारी भी है, मैं इसको है ना बीमारी की तरीके से लेता हूँ। ये हिंदुस्तान में लोगों को बीमारी लग गई सोशल मीडिया की, व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह पे। मतलब आपका फोन अगर आप हर 2-2 मिनट बाद ना देखो ना, तो आपको लगता है जैसे हमने कुछ खो दिया है। आपका फोन होगा यहाँ पर रखा होगा, ठीक है, और आप उसको हर 2-2 मिनट बाद चेक करोगे व्हाट्सएप को या फेसबुक पे, कुछ आया तो नहीं है, तो बीमारी है ना। और अपना जो समय आप देखेंगे दिनचर्या के अंदर 4-5 घंटे 6 घंटे, मुझे लग रहा है कि हर व्यक्ति आज की डेट में अपने फोन में लगा रहा है। वो एक प्रोडक्टिव टाइम हम लोग फोन के अंदर और सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। पहली बात तो मैं युवाओं को ये भी कहना चाहता हूँ कि उससे दूर रहे और अपने बच्चों को भी दूर करे। दूसरा, चुनाव के अगर एक्सपेक्ट से आप देखें तो चुनाव के अंदर सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि लोग जब फोन पे देखते हैं, जिस तरीके की बात करते हैं, तो उस समय पे उसी तरीके से वो लोग उसको अडॉप्ट करते हैं। तो बड़ी भूमिका चुनाव के अंदर सोशल मीडिया की भी है। अच्छा, आपके पॉलिटिकल करियर में कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ काम किया हो जो लोगों के हित में सोच के आपने किया हो, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर लोग पता करते हैं कि कैसा रहा काम, तो उस समय लोगों की तरफ से निराशा आपको सुनने को मिलता है, तो उस चीज को आप कैसे टैकल करते हैं? क्योंकि आपने तो अच्छा सोच कर किया, लेकिन लोग उसको दूसरे वे में ले रहे हैं। देखिए क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको कि जैसे रोड बनानी है हमारे को, तो गली के अंदर जब रोड बनाते हैं तो हमने ड्रेन भी बनानी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होती है कि अगर आप रोड बना रहे हैं तो साइडों में बरसात के पानी को निकलने के लिए ड्रेन बनानी है, आपके लिए मैंडेट है एजेंसी को, क्योंकि सीवर के अंदर आपका बरसात का पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बरसात के पानी के अंदर मिट्टी भी साथ जाती है और सीवर लाइन चौक हो सकती है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है एनजीटी की। पर जब हम रोड बनाते हैं तो रोड बनाते समय पे लोगों के जो फुटपाथ थड़े होते हैं वो थड़े टूटते हैं। तो हम तो अच्छा काम कर रहे हैं कि रोड बना रहे हैं, इंक्रोचमेंट थोड़ा सा मतलब हट जाए, बट लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी होती है कि यार हमने 10,000 रुपए लगाए थे अभी थड़े के अंदर, हमने तो अभी 2 महीने पहले बनाया था और आपने हमारा तोड़वा दिया। तो काम के साथ साथ नाराजगी भी होती है, बट हम उनको समझाते हैं प्यार से। मैं लोगों को इकट्ठा करता हूँ गली के अंदर कि जी बात ठीक है आपकी, आपने थड़ा बनाया, बट नाली नहीं बनेगी तो बरसात का पानी कहाँ जाएगा, तो बरसात का पानी नहीं जाएगा तो आपके घरों में जाएगा। तो वो लोगों को समझाना, देखो लोगों को गाइड करना पड़ेगा, आपको लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों को समझाएंगे तब लोग समझते हैं, बट आप बिना समझाए सोचो लोगों को करेंगे तो उसमें नाराजगी आती है। अगर कहीं नाराजगी आती है तो मैं जाता हूँ, लोगों को गाइड करता हूँ और उसके बाद उसका रिजल्ट अच्छा आता है, लोग समझते हैं कि हाँ भाई प्रवीण ने सही बात कही है, मतलब समझाना पड़ता है। तो काम के साथ नाराजगी भी चलती रहती है, बट वो नाराजगी आप लोगों के बीच में रहोगे तो दूर हो जाती है। अगर मैं एक न्यूट्रल वोटर हूं तो मैं किस बेसिस पे आम आदमी पार्टी को वोट दूं? क्योंकि पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर 2025 तक यमुना साफ नहीं होता है तो आप हमें वोट मत देना, और दिल्ली की हवा की भी स्थिति गंभीर है, तो ऐसे में मैं किन मुद्दों पर वोट दूं? देखिए मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी ने डे 1 से जो वायदे किए हैं वो 90% तो मुझे लगता है कि फुलफिल हुए हैं।
और अगर आपका 90% आपके 100 में से 90% मार्क्स है तो वो पास ही, मतलब 33 वाला ही पास हो जाता है। कई जगह तो बीजेपी के आप देखेंगे कि उन्होंने पूरे मतलब आपको 100 काम बताए आपको मैनिफेस्टो में, 100 में से वो मतलब 10 भी काम पूरे नहीं कर पाए हैं, तो भी जनता ने उनको पास कर दिया है। यहाँ तो केजरीवाल जी ने 90% वायदे पूरे कर दिए हैं, 10% जो रह गए हैं उसमें कई बार केंद्र सरकार का ही बड़ा रोल रहता है। जैसे पॉल्यूशन के ऊपर आपने बात करी, यमुना सफाई के ऊपर बात करी, तो इसमें हमारा बड़ी सरकारों का भी, केंद्र सरकारों का भी बड़ा रोल रहता है। वहां से उन लोगों का बहुत बड़ा इंटरफेयर है। मैंने आपको बताया कि एक एलजी, दिल्ली के जो एलजी है जी। वो नगर निगम के अंदर उनका भी इंटरफेयर इतने बड़े लेवल पे आ गया, जैसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है ना, वो 5 मिनट में रेस्पॉन्ड करता है, वो उस तरीके से काम करने लग गए। आपने नगर निगम के चुनाव में देखा होगा स्टैंडिंग कमेटी के एलजी साहब मतलब हिंदुस्तान में नहीं है, बट हिंदुस्तान के बाहर रह के भी वो भाजपा के लिए काम कर रहे थे। यहाँ पर 5-5 मिनट के अंदर चुनाव करवा रहे थे, तो नोटिफिकेशन निकलवा रहे थे। तो बहुत बड़ी केंद्र सरकार का कई कामों में रुकाव रहा है। और अब विधानसभा का चुनाव हो जाएंगे तो शायद वो भी ठंडे हो जाएंगे, दूसरी विधानसभा में चले जाएंगे, दिल्ली स्टेट में चले जाएंगे, तो हमारे काम हो जाएंगे, बाकी रह गए जो। आपके हिसाब से सोल्यूशन क्या है प्रदूषण को कम करने का और यमुना की सफाई को लेकर, क्योंकि ये दिल्ली वासियों के लिए गंभीर समस्या है? देखिए, मेरा मानना है कि पॉल्यूशन के लिए हम भी जिम्मेदार है उसके लिए, और गंदगी तो हम भी लोग करते हैं कई जगह पर। तो पॉल्यूशन के लिए तो हम लोगों को मिलके इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और कई जगह मैंने देखा है कि लोग मतलब आग लगा के उसको मतलब हाथ सेक रहे, या फिर कहीं पर मतलब वेस्ट चीजें पड़ी हुई है तो उसको जला दिया। तो इन चीजों के लिए हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। नागरिक की भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। सरकार इतने बड़े लेवल पे हर कोई काम नहीं कर सकती। सरकार के साथ साथ एक एज ए सिटीजन भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं भी सरकार का साथ दूं उसके अंदर। और पॉल्यूशन के अंदर तो बाहर के जो स्टेट है उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि दिल्ली शहर के अंदर अपना कुछ नहीं है, ना उनकी हवा है, ना पानी है, कुछ भी चीज दिल्ली के पास अपना नहीं है। सब कुछ मतलब आसपास के स्टेटों से चीजें आती है। तो पॉल्यूशन अगर आप देखेंगे मतलब दूसरे स्टेटों के अंदर होंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी हवा चल के यहाँ पर आती है। ठंडी मतलब बर्फ पड़ेगी शिमला में तो उसकी ठंडी हवा दिल्ली में भी चल रही है। तो सब कुछ बाहर से चीजें हो रही है, बट हम सब मिलके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और यमुना की भी सफाई करेंगे और पॉल्यूशन के ऊपर भी बहुत बड़ा कंट्रोल करेंगे। प्रवीण, इट्स रैपिड फायर टाइम, यू हैव टू बी वेरी क्विक। जनकपुरी इन वन वर्ड। जनकपुरी मेरा परिवार है। फेवरेट क्रिकेटर? मेरा फेवरेट क्रिकेटर इस समय पे तो सूर्य कुमार यादव। ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन? ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन मेरी हमेशा गोवा जाना पसंद करता हूँ। फेवरेट स्ट्रीट फूड? स्ट्रीट फूड तो मेरा मतलब मामा के समोसे मैं बड़े खाए हैं। हमारे मामा जी नहीं रहे, वो मतलब मामा जी के नाम से फेमस है। हाँ। तो माविन किले में मामा समोसे से फेमस थे, तो उनके समोसे बहुत खाए। अगर पॉलिटिक्स में नहीं रहते तो क्या करते? बिजनेस करता। एक मैसेज अपने सपोर्टर्स के लिए? आप सभी से मेरी यही अपील है कि एक युवा साथी को 2 बार निगम पार्षद चुनाव लड़के जीतने का मौका मिला और इस बार विधानसभा की सेवा करने का मिला है। तो आप सभी से, मेरी युवा साथियों से, बुजुर्गों से, मेरी माताओं बहनों से, आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के एक अपील है कि इस बार मौका दे दीजिए मुझे। अगली बार जब मैं आपसे 5 साल बाद वोट मांगने आऊँगा तो आपके बीच में अपने काम लेके और अपनी मजदूरी मांगने के लिए आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।